मैं मनोज, सहाचार्य हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। छात्रों, आज के व्याख्यान में स्नातक प्रथम खंड के प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित आदिकाल विषय के उप विषय पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर चर्चा की जाएगी। छात्रों, आप लोगों के विगत के व्याख्यान आदिकाल के काल विभाजन और नामकरण के संदर्भ में पृथ्वीराज रासो की एक संक्षिप्त चर्चा की गई थी। आपको याद होगा कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है और कहा जाता है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और उनके राज कवि भी थे। ये पृथ्वीराज रासो लोकप्रिय महाकाव्य है। इसके साथ जब इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में बंगाल के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने जब इसका प्रकाशन किया तो रचना के प्रकाशन के साथ ही इसके प्रामाणिकता पर विवाद उत्पन्न हो गया। इसका कारण यह था कि इसमें जो ऐतिहासिक तथ्य वर्णित हैं, ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र है, ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है, उसका मेल ऐतिहासिक तथ्यों से नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसके प्रामाणिक होने पर विद्वानों को संदेह होने लगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा से भी इसका अंक प्रकाशित किया गया और प्रकाशन के साथ ही ये महाकाव्य विवादों में घिर गया और इसके संदर्भ में कुछ वर्ग बन गए, जो कुछ विद्वानों के वर्ग जो प्रामाणिक मानते थे या कुछ विद्वानों का वर्ग जो इसे जाली और अप्रामाणिक रचना मानते थे। प्रामाणिकता के संबंध में जो मूल प्रश्न उत्पन्न किए गए, तो पहला उसमें मूल प्रश्न में था कि पृथ्वीराज रासो का मूल रूप क्या है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की रचना मूलतः कब की गई। तीसरा प्रश्न, क्या चंद्रवरदाई ही मूल पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। चौथा प्रश्न, क्या कवि चंद्रवरदाई इतिहास प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। इन चारों प्रश्नों की पड़ताल के बाद हम कोई निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता की पड़ताल के संदर्भ में विद्वानों ने इतिहास की कसौटी पर कसना आरंभ किया और जब इस ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर इसमें वर्णित तथ्यों और घटनाओं की तुलना की गई तो विद्वानों को निराशा हाथ लगी। जिन विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ के रूप में देखा, उन्होंने तो इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया, अप्रामाणिक ग्रंथ ठहरा दिया। आइए, इसमें कोई शक भी नहीं है कि पृथ्वीराज रासो में हम अगर इतिहास ढूंढेंगे तो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। चलिए, पृथ्वीराज रासो को इतिहास मानकर चलने वाले विद्वान क्या सोचते हैं, इस संदर्भ में हम लोग पहले चर्चा करते हैं इसकी ऐतिहासिकता पर। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कई लोक कथाएं और अनुश्रुतियां प्रचलित हैं और इससे उम्मीद की जाती है
कि पृथ्वीराज काल के इस ग्रंथ के माध्यम से पृथ्वीराज काल के की घटनाओं पर, इतिहास पर प्रकाश पड़ेगा। ये कहा जाता है कि चंद्रवरदाई अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज के राज दरबारी कवि ही नहीं थे, वो अंतरंग मित्र भी थे। इस कारण इतिहासकारों, विशेषतः पाश्चात्य प्राच्यविदों की आशा थी कि इससे 12वीं और 13वीं शताब्दी के उत्तर भारत के विषय में प्रमाणिक जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो काल पृथ्वीराज चौहान का काल था। 1876 ईस्वी में डॉक्टर बुलर नामक विद्वान को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य की खंडित प्रति मिली। यह काव्य भी पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित है। डॉक्टर बुलर ने जब पृथ्वीराज विजय की तुलना पृथ्वीराज रासो से की, तो पृथ्वीराज विजय में उल्लिखित घटनाएं और तिथियां तो इतिहास सम्मत पाई गईं, लेकिन पृथ्वीराज रासो की में अभिव्यक्त उल्लेखित घटनाएं और तिथियां इतिहास के विरुद्ध पाई गई। वो मेल नहीं खाती थी कि इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं पृथ्वीराज विजय में, तो घटनाओं से सत्य प्रतीत होता है। इतिहास उसके पक्ष में तथ्य भी उपस्थित कर पाता है, लेकिन पृथ्वीराज रासो की घटनाओं में और इतिहास की पुस्तकों में जो वर्णित तिथियां हैं उससे मेल नहीं खाती हैं। तो इस संदर्भ में अनेक विद्वानों ने रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने की परंपरा आगे बढ़ी, और कि रासो के इसके विपरीत में अनेक विद्वानों ने रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले तर्कों के विरुद्ध मत प्रकट किया और रासो की प्रामाणिकता का आग्रह किया। पर इसके परिणाम स्वरूप रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का विवाद छल पड़ा। रासो को अप्रामाणिक मानने वालों के तर्क निम्नलिखित उद्धृत किए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं कि पहला, कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जेत और सलख थे, किंतु इनका कोई उल्लेख तत्कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में नहीं मिलता, शिलालेखों में नहीं मिलता। इतिहास प्रमाणित करता है कि उस समय आबू पर धारावर्ष परमार का शासन था। दूसरी इतिहास विरुद्ध बातें जो रासो में के अनुसार है कि गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था, जबकि ऐतिहासिक स्रोतों, शिलालेखों के अनुसार वह पृथ्वीराज के बाद भी जीवित रहा। अगला तथ्य है जो पृथ्वीराज रासो में वर्णित है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण से मारा था, लेकिन इतिहास और शिलालेख प्रमाणित करते हैं कि मोहम्मद गोरी 1203 ईस्वी में गक्करों के हाथों मारा गया। चौथा तथ्य जो इतिहास विरुद्ध प्रमाणित करता है वो है कि रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था, लेकिन इतिहास से की कसौटी पर इसे कसते हैं तो पता चलता है कि राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी का ईस्वी का उत्तरार्ध है, जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु 12वीं शताब्दी ईस्वी में हो गई थी। इस प्रकार अनेक ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक तथ्य हैं जो पृथ्वीराज रासो में वर्णित हैं, उसका ऐतिहासिक स्रोतों से, शिलालेखों से प्रमाण नहीं मिलता है, मेल नहीं खाता है। इस कारण इसकी प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न स्वाभाविक है। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार एक हुए
महोपाध्याय, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा। उनके अनुसार उनका कहना है कि इस तरह हमने जांच कर देखा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। उसमें चौहानों, प्रतिहारों और सोलंकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई, बहन, पुत्र और रानियां आदि के विषय की कथाएं और बहुत सी घटनाओं के संवत और प्रायः सभी घटनाएं तथा सामंतों आदि के नाम अशुद्ध और कल्पित हैं। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस बृहत काव्य की रचना की गई है। इसी में आगे वो लिखते हैं, ओझा जी लिखते हैं कि भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता। ये संदर्भ हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में इसको उल्लेखित किया गया है। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो में चंगेज, तैमूर आदि पीछे के नाम आते हैं और यह जिससे यह संदेह और पुष्ट हो जाता है। ये उदाहरण आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने इसकी चर्चा की है। इसके विरुद्ध रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में बाबू श्याम सुंदर दास और रासो के संपादक मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या की भी चर्चा करना आवश्यक है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस काव्य ग्रंथ को ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसने की वकालत नहीं की है। उन्होंने कहा है कि इसे विशुद्ध काव्य मानकर इतिहास के तथ्यों को इसमें खोज करना व्यर्थ है। ये काव्य है और काव्य में कवि की स्वतंत्रता होती है कि वो कल्पना के सहारे काव्य की रचना करे। इसलिए उनका मानना है कि ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर कसा जाना उचित नहीं कहा जाएगा। पंड्या जी ने तो इनकी तिथियों के इतिहास सम्मत सिद्ध करने के लिए एक सम्मत आनंद संवत की कल्पना कर डाली, जो पृथ्वीराज रासो में जिन तिथियों की चर्चा है और जिन तिथियों से ऐतिहासिक तिथियों का मेल नहीं खाता है, तो इसलिए एक आनंद संवत की कल्पना की जो 90-91 वर्ष का अंतर पड़ता है। इनके तर्कों के अनुसार आनंद संवत के कारण यह अंतर पड़ता है। 90-91 वर्ष हम पृथ्वीराज रासो के तिथियों में से घटा देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी और ऐतिहासिक तिथियों से इसका मेल संभव हो पाएगा। पंड्या जी के इस विचार से पर विद्वानों ने संदेह प्रकट किया। आनंद संवत की धारणा मान्य नहीं हुई। कहने का अर्थ है कि पृथ्वीराज रासो जो आदिकाल का प्रसिद्ध ग्रंथ है, लोकप्रिय ग्रंथ है, इसके प्रकाशन के साथ ही इसके प्रमाणिक होने पर संदेह किया जाने लगा। स्वाभाविक है कि अगर ऐतिहासिक नज़रों से इतिहास की दृष्टि से देखेंगे तो स्वाभाविक है इसमें ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर जो तिथियां निष्कर्ष में निकलती हैं, जो तथ्य सामने आते हैं और पृथ्वीराज रासो में जो तथ्य वर्णित हैं, उन दोनों में मेल नहीं। तो इतना कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अगर पृथ्वीराज रासो का मूल्यांकन किया जाएगा
तो उसमें हमें निराशा ही हाथ लगेगी। अगर काव्य ग्रंथ के आधार पर इसका और चंद्रवरदाई को कवि के रूप में मानकर और उनकी रचना में काव्यत्व की को मानकर अगर इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इतिहास की खोज इसमें नहीं की जाएगी, तभी ये इस काव्य का, इस रचना का मूल्य निर्धारित हम कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इसकी कसौटी पर, ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों की कसौटी पर इसे कसा जाएगा तो स्वाभाविक है कि ये ग्रंथ जाली ठहरेगा। अब अगले व्याख्यान में हम इसके रचनाकार के संदर्भ में, रचनाकार और रचनाकाल के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।